अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत तो आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है इमरान खान। आप सबको डॉक्टर हाकानम चैनल में वेलकम कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट क्रेब्स साइकिल, या जिसको हम TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आज के टॉपिक में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज की इस टॉपिक के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ इस साइकिल को कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, साथ ही साथ मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि जिससे आपको ये साइकिल याद करने में आसानी होगी। सो बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। कॉपी और पेन लेके बैठ जाए, लेक्चर को नोट करना स्टार्ट कर लें। अच्छा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं इसके नाम से स्टार्ट कर लेता हूँ। इसको हम क्या क्या कहते हैं? इसके 3 नाम है। कौन कौन से? एक तो हमारे पास हो गया क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल नाम इसको क्यों दिया गया? नेम आफ्टर सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स। सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने क्या किया था? क्रेब्स साइकिल को एक्सप्लेन किया था। इसको डिस्कवर किसने किया है? इसी सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने इसको डिस्कवर किया। सो दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल कहते हैं। दूसरा नाम हमारे पास क्या है? TCA। TCA का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास COOH फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसको अगर मैं ओपन करके लिख दूं तो ये ऐसे होता है COOH। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं ना। इस साइकिल के अंदर हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये बन रहे होते हैं 3-3 सिट्रेट के ऊपर, आइसोसिट्रेट के ऊपर। ये मैं आगे आपको बाकायदा डायग्राम से सिखाऊंगा कि कैसे हमारे पास बन रहे होते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। इसके अलावा तीसरा नाम क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल। डियर स्टूडेंट, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं, इस साइकिल के अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास क्या है? सिट्रिक एसिड है। ये मैं आपको अभी स्ट्रक्चर से सिखाने वाला हूँ कि कैसे हमारे पास ये बन रही होती है। तब तक फिलहाल आप नाम याद रख लें। डियर स्टूडेंट, क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे इसका बैकग्राउंड तो डिस्कस कर लूँ कि आखिर क्रेब्स साइकिल का स्टार्ट कहाँ से होगा। हम पढ़ रहे थे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। याद होगा आपको, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस किया। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? जिसमें किस चीज की ब्रेकडाउन होती है? ग्लूकोज की क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है। ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन की। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और सबसे हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो था ग्लूकोज से, वो हमारे पास क्या था? ग्लाइकोलाइसिस था, जिसमें हमें कितने ATP मिल रहे थे? 2 ATP डायरेक्टली फॉर्म में हमें मिल रहे थे। और क्या क्या मिल रहे थे? साथ में हमें NADH के मॉलिक्यूल 2 मिल रहे थे। हमारा टॉपिक तो NADH को भी डिस्कस करना नहीं है। तो बहरहाल ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा था? एक ग्लूकोज जो था वो 10 से 11 सीरीज ऑफ स्टेप्स है। ग्लूकोज से क्या बनना था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनना था? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनना था? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनना था। फिर वो टूट रहा था, ग्लाइसरल्डिहाइड फॉस्फेट बनना था। इसके अलावा डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट। आगे टूटते टूटते एट एंड हमारे पास क्या बनना था? पाइरुवेट बनना था। ग्लूकोज जब पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, अब पाइरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, जबकि ग्लूकोज कितना था? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। हमारे पास ग्लूकोज से क्या बन रहे होते? 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल बन रहे होते। ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद शॉर्ट ट्रिक। आई होप कि आपने पहले वो लेक्चर्स देखे होंगे। आपने नहीं देखे फिर भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब ग्लूकोज से क्या बने? हमारे पास 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल बने। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा था? साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, ठीक है। अब जब ये पाइरुवेट बन गया, अब क्या होगा? ये पाइरुवेट इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ इंटर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ फेट ऑफ पाइरुवेट के पाइरुवेट के साथ क्या होता है। पाइरुवेट इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पाइरुवेट जो होता है ये सीरीज ऑफ स्टेप से गुजर के इससे क्या बनने होते हैं? 2 एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं। 2 एसिटाइल CoA के। अब देखो पाइरुवेट के अंदर 3 कार्बन, एसिटाइल CoA के अंदर कितने? 2 कार्बन है। अब एक कार्बन जो होता है वो CO2 की फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाता है? निकल जाता है। चूंकि 2 पाइरुवेट है तो हमारे पास कितने CO2 निकल गए? 2 CO2 क्या हो गए? यहाँ से निकल गए। अब हमारे पास क्या बन जाता है? 2 एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल बच जाते हैं। अब यही जो एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल है ना, यही इंटर होंगे किसमें? क्रेब्स साइकिल में। अब यहां से आगे स्टार्ट होगी क्या चीज? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को पढ़ने से पहले इसके मैं आपको कुछ डायरेक्ट पॉइंट्स बता देता हूं और फिर इसके बाद हम बाकायदा साइकिल को ड्रॉ कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस के की पॉइंट्स क्या क्या हैं? अच्छा, अभी फिलहाल इन पॉइंट्स को आप लिख लें, नोट कर लें। मैं आगे साथ साथ में जब मैं बाकायदा स्ट्रक्चर से समझाऊंगा तो आपको वहां पे सही समझ आएगी, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? असाइक्लिक प्रोसेस डेट ऑक्सीडाइज एसिटाइल CoA टू H2O एंड CO2। ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें जो एसिटाइल CoA है ये इंटर होता है और इससे क्या बनना होता है? CO2 और H2O बनने होते हैं, ठीक है। पहली बात क्या है? एसिटाइल CoA से क्या बनेगा? H2O और CO2। इसके अलावा क्या है?
फाइनल कॉमन पाथवे फॉर ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जो ब्रेक डाउन है उसका जो फाइनल और कॉमन पाथवे वो हमारे पास क्या है, TCA सिट्रिक एसिड या क्रेब्स साइकिल है, ठीक है। अच्छा जी, फैट्स का भी यही है और प्रोटीन का भी यही है। कैसे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि अमाइनो एसिड कैसे कन्वर्ट होते हैं पायरुवेट के अंदर, और फिर पायरुवेट कैसे कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA के अंदर, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। कैसे, लेट्स सपोज ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन आ गई, ये उसकी आ गई इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर फिर क्या होता है हमारे पास, ये आ गई क्रिस्टी, और क्रिस्टी की जो अंदर की स्पेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे ये सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि इस क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस को करवा रहे होते। सो ये बात आपने हमेशा जहन में रखनी है। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। अब वो सेल जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, सो उनके अंदर ये क्रेब्स साइकिल नहीं हो सकेगा। इसके अलावा अच्छा, इट रिक्वायर ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो तभी ये प्रोसेस होगा, क्योंकि जो हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर NADH FADH2 बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, NADH FADH2 बनते हैं। अब ये NADH और FADH2 जो है ना, इनसे एनर्जी हासिल करने के लिए ये जा रहे होते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अगर ऑक्सीजन होगा तो तभी ये जाएंगे, नहीं तो ये साइकिल यहीं पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा एंजाइम्स आर आइदर फ्री इन मैट्रिक्स आर अटैच्ड टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। या तो ये एंजाइम जो यहाँ पे प्रेजेंट है, या तो ये फ्री फॉर्म में होंगे, या ये इस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, अटैच्ड फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा क्या पॉइंट्स है, प्रोड्यूस एनर्जी एज ATP या GTP, या तो हमें डायरेक्टली उससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। डायरेक्ट जब हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जब हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन बोलते हैं। अब मेरे पास बन गया NADH और FADH2, NADH FADH2। अब इनसे मुझे डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती, ये क्या करेंगे, ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। किस में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो रही होती है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो तभी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एक NADH हमें 3 ATP देता है, जबकि हमारे पास एक FADH2 जो है हमें 2 ATP दे रहा होता है। ये मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। सो ये कुछ की पॉइंट्स थे। आइए अब हम चलते हैं बाकायदा साइकिल की तरफ कि कैसे एसिटाइल को हमारे पास कन्वर्ट होता है CO2 और H2O के अंदर। सो डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल को। ये डरना नहीं है, बहुत आसान और सिंपल सा है, इंटरेस्टिंग सा है एज कम्पेयर टू बुक्स। सो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टाइल CoA से, ठीक है। स्टाइल CoA के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। ये सबसे पहले इंटर होता है साइकिल के अंदर। कैसे, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। ये क्या करता है, ऑक्जेलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, इसके ऊपर एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है सिट्रेट में। अब देखो, पहले थे 4 कार्बन ऑक्जेलो एसीटेट में, अब इससे क्या बन गया, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन गया जिसको हम क्या कहते हैं, सिट्रेट कहते हैं। आगे मैं इनके स्ट्रक्चर समझाऊंगा, फिलहाल आप इस साइकिल को पढ़ लो और विद शॉर्ट ट्रिक में आपके अभी डिस्कस कर लेता हूँ। फिर मैं पूरे के पूरे एक एक चीज की स्ट्रक्चर बना के सिखाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। अब इस सिट्रेट के ऊपर एक एंजाइम है जिसका नाम है इकोनिटेज। इस सिट्रेट से हमारे पास एक H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो इससे हमारे पास बनता है सिस इकोनिटेज। अब सिस इकोनिटेज के अंदर भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है। अब सिस इकोनिटेज के ऊपर एक दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है इकोनिटेज। यही एंजाइम है, ये एक्ट करता है, साथ में एक H2O का मॉलिक्यूल एंटर होता है और इसको कन्वर्ट कर लेता है किसमें, आइसोसिट्रेट में। सो सिस इकोनिटेज से क्या बना, आइसोसिट्रेट बना। अब आइसोसिट्रेट जो होता है ना, इससे कुछ हाइड्रोजन रिमूव हो रहे होते हैं, NAD+ आता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगता है तो क्या बन जाता है, NADH बन जाता है। और एंजाइम कौन सा है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके बाद क्या होता है, इस आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ने क्या किया, आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट किया ऑक्जेलो सक्सिनेट के अंदर। फिर ऑक्जेलो सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटरेट के अंदर। अब अगर देखा जाए दिस वन इज 6 कार्बन कंपाउंड, जबकि हमारे पास कीटोग्लूटरेट जो होता है 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन विद 2 ऑक्सीजन क्या हो गया, इससे निकल गया। सो एक CO2 की यहाँ पे क्या होगी, रिमूवल। सो हमारे पास कितने CO2 बने, एक CO2 यहाँ पे बन गया।
इसके बाद फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो होता है, इससे मजीद हाइड्रोजन निकल रहे होते हैं और एक CO2 दूसरा निकलता है। इसके बदौलत ये जो 5 कार्बन का कंपाउंड होता है ये कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोए के अंदर, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। अभी सक्सिनाइल कोए मजीद इससे कोए जैसे एंटर हुआ, अभी कोए दोबारा से हट रहा है, पीछे जो हमारे पास मॉलिक्यूल बच जाता है 4 कार्बन का, उसको हम क्या कहते हैं, सक्सिनेट कहते हैं। सक्सिनेट फिर कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट फिर किस में कन्वर्ट होता है, मेलेट में, मेलेट फिर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये साइकिल रन कर रही होती है, बस फर्क क्या है, ये स्टाइल को है क्या बनना होता है, CO2 बन रहा है, साथ में H2O निकल रहा होता है। अब मैं जल्दी जल्दी से इनके नाम ले लेता हूँ, एंजाइम के नाम ले लेते, फिर हम शॉर्ट ट्रिक के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास था ऑक्जेलो एसीटेट, कन्वर्ट हुआ सिट्रेट में, सिट्रेट सिस इकोनिटेज में, सिस इकोनिटेज आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट ऑक्जेलो सक्सिनेट में, ऑक्जेलो सक्सिनेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट में, अल्फा कीटो ग्लूटरेट किसमें, सक्सिनाइल कोए में, सक्सिनाइल कोए किसमें, सक्सिनेट में, सक्सिनेट किसमें, फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट किसमें, मेलेट में, मेलेट किसमें, ऑक्जेलो एसीटेट में। ये थे हमारे पास सबस्ट्रेट के नाम। एंजाइम के नाम क्या क्या हैं? सबसे पहले तो हमारे पास है क्या, सिट्रेट सिंथेज, फिर इकोनिटेज, फिर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, फिर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, उसके बाद सक्सिनेट थायोकाइनेज, फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, फिर फ्यूमरेज, फिर मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये थे एंजाइम के नाम। आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं विद शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है? क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया often appoint smart staff for main office. Cricket coach of India often appoint smart staff for main office. जो इंडिया का क्रिकेट कोच है वो अक्सर स्मार्ट स्टाफ अपॉइंट करता है मेन ऑफिस के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम स्टार्ट करते हैं सी से, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सी से। सी स्टैंड फॉर सिट्रेट, सी स्टैंड फॉर सिट्रेट, सी स्टैंड फॉर सिस इकोनिटेज, सी स्टैंड फॉर सिस इकोनिटेज। ऑफ को स्किप करना है, ठीक है, ऑफ को क्या करना है, स्किप करना है, ठीक है। आई स्टैंड फॉर आइसोसिट्रेट, आई स्टैंड फॉर आइसोसिट्रेट, ओ स्टैंड फॉर ऑक्जेलो सक्सिनेट, ए स्टैंड फॉर अल्फा, अल्फा के अंदर पहले ए आता है ना, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, एस स्टैंड फॉर सक्सिनाइल कोए, दूसरा एस स्टैंड फॉर सक्सिनेट, फिर एफ स्टैंड फॉर फ्यूमरेट, एम स्टैंड फॉर मेलेट और ओ स्टैंड फॉर ऑक्जेलो एसीटेट। ये तो हो गया। अब आपने साथ में NADH और FADH2 के नाम भी याद करने। डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए, अगर गौर से देखा जाए, इंडिया के अंदर है N। इंडिया कहाँ पे आया था? क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया, इंडिया यहाँ पे आ रहा है ना। N का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या बनेगा, NADH बनेगा। एक NADH इंडिया में बना। इसके अलावा अपॉइंट के अंदर क्या है, N है। ऑफन के बाद क्या है, अपॉइंट, अपॉइंट यहाँ पे आ रहा था ना, यहाँ पे क्या बना, एक NADH बना। इससे मजीद आसानी होगी। इसके अलावा मेन के अंदर क्या है, N है। मेन हमारे पास कहाँ आया है, मेन आया है यहाँ पे, यहाँ पे क्या बना, एक NADH बना। सो हमारे पास कितने NADH बने, 3 NADH बने, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, हमारे पास 3 NADH बने, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और क्या बने हैं हमारे पास? अच्छा, स्टाफ के अंदर अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है, F आ रहा है। स्टाफ कहाँ आ रहा था? हाँ डियर स्टूडेंट, स्टाफ आ रहा है यहाँ पे, स्टाफ के अंदर F आ रहा है, तो F से क्या बन रहा है, FADH2 बन रहा है। एक हमारे पास क्या बना, FEDH2 बना। अच्छा, इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक आपको क्लियर हुई? स्मार्ट क्रिकेट कोच ऑफ इंडिया ऑफन अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। शॉर्ट ट्रिक याद होगी, नाम याद होगे, जिस तरह C स्टैंड फॉर सिट्रेट, C स्टैंड फॉर सिस इकोनिटेट, ठीक है, सिस इकोनिटेज। इसके अलावा I स्टैंड फॉर आइसोसिट्रेट, O स्टैंड फॉर ऑक्जेलो एसीटेट, A स्टैंड फॉर अल्फा कीटो ग्लूटरेट, H स्टैंड फॉर सक्सिनाइल कोए। इसके अलावा F स्टैंड फॉर फ्यूमरेट, M स्टैंड फॉर मेलेट, O स्टैंड फॉर ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है। ये थी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक के साथ इनके नाम। डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा हमारे पास कितने स्टाइल कोए के मॉलिक्यूल एंटर हुए थे हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा CO2 को तो मैंने डिस्कस नहीं किया, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। CO2 कितने बने हमारे पास? देखा जाए यहाँ पे नहीं, कुछ भी बना नहीं बना। एक CO2 यहाँ पे बना, हमारे पास साथ में क्या बन गया, एक CO2 बन गया, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए एक तो ये आ गया, इसके अलावा नहीं बने। हमारे पास क्या बना है, सिर्फ एक जगह पे CO2 का मॉलिक्यूल, एक यहाँ है एक यहाँ है। कितने मॉलिक्यूल बने, 2 CO2 के मॉलिक्यूल बने। डियर स्टूडेंट, हमारे पास 2 स्टाइल कोए के मॉलिक्यूल एंटर हुए थे ना। स्टाइल कोए के कितने मॉलिक्यूल एंटर हुए, 2 मॉलिक्यूल। सो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये एक बार साइकिल है,
तो 2 स्टाइल को मतलब 2 बार साइकिल चलेगी। जब ये सिट्रिक एसिड साइकिल 2 बार चलेगी तो इन चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 के साथ, तो हमारे पास कितने NADH बन जाएंगे? 6 NADH बन जाएंगे। कितने FADH बन जाएंगे? 2। CO2 कितने बने? 4 CO2 हमारे पास बन गए। 6 NADH हो गए, 2 FADH2 हो गए, 4 CO2 गए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ADP प्लस फॉस्फेट मिलकर क्या बना रहे थे? एक ATP बना रहे थे। जब ये 2 साइकिल 2 टाइम होगा हमारे पास क्या बन गए? 2 ATP बन गए। मैं 2 साइकिल्स की बात करूँ, मैं एक साइकिल की बात नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल के रिजल्ट है 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2, 2 ATP। तो डियर स्टूडेंट ये था शॉर्ट ट्रिक और ये थी उसकी साइकिल। अभी हम डिस्कस करेंगे विद स्ट्रक्चर कि कैसे हमारे पास ऑक्जेलो एसीटेट से क्या बना सिट्रेट बना, इनकी स्ट्रक्चर्स क्या हैं। सो अभी हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट सबस्ट्रेट को नाम याद रखने के लिए तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी, मैंने सोचा कि एंजाइम को याद करने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक बता दी जाए। तो हमारे पास एंजाइम के नाम को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है सिट्रेट सिंथेस। जैसे एंजाइम का नाम था एकोनिटेज था, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस था, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस था, सक्सिनाइल को सिंथेटेज था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस था, फ्यूमरेज था, मेलेट डिहाइड्रोजनेस, ये एंजाइम के नाम थे। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, कैन आर्मी इंस्पेक्टर किल सम स्नैक्स फॉर मनी। कैन आर्मी इंस्पेक्टर किल सम स्नैक्स फॉर मनी, कि क्या आर्मी का जो इंस्पेक्टर है वो पैसों के लिए कुछ स्नैक्स मार सकता है। सी स्टैंड फॉर कैन का सी स्टैंड फॉर सिट्रेट सिंथेसाइज, ए स्टैंड फॉर एकोनिटेज, आई स्टैंड फॉर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, कीटोग्लूटरेट अच्छा, उसे के स्टैंड फॉर कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस, एस स्टैंड फॉर सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज, एस स्टैंड फॉर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, इसके अलावा एफ स्टैंड फॉर फ्यूमरेज, इसके अलावा मेलेट डिहाइड्रोजनेस। सो डियर स्टूडेंट अभी हम समझते हैं वन बाय वन इन चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स, कैसे एक स्ट्रक्चर दूसरे में कन्वर्ट होती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो बगैर वक्त ज़ाये किए अभी हम स्ट्रक्चर के जरिए समझते हैं क्रेब्स साइकिल को। सो क्रेब्स साइकिल के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आया था? 2 स्टाइल को एक ही मॉलिक्यूल आए थे। वैसे स्टाइल को एक ही स्ट्रक्चर की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लें ये हमारे पास क्या है? स्टाइल को एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, क्रेब्स साइकिल के अंदर सबसे पहले क्या था? ऑक्जेलो एसीटेट के ऊपर जब सिट्रेट सिंथेज एंजाइम एक्ट करता है और एक यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ साथ में कि यहाँ से हमारे पास क्या है? एसिटाइल को ए के मॉलिक्यूल एंटर होते हैं। स्टाइल को ए के मॉलिक्यूल जैसे ही एंटर हुए, डियर स्टूडेंट अगर देखा जाए ऑक्जेलो एसीटेट को कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और एसिटाइल को ए के अंदर कितने कार्बन है? 1 2। इसका मतलब क्या है कि ऑक्जेलो एसीटेट से कितने कार्बन वाला बनना चाहिए? 6 कार्बन वाला बनना चाहिए। सो क्या होता है कि जब हमारे पास ऑक्जेलो एसीटेट के ऊपर ये एंजाइम एक्ट करता है, अच्छा ऑक्जेलो एसीटेट को भी अगर देखा जाए इसके अंदर भी एंड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे भी एंड पोजीशन पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। सो ऑक्जेलो एसीटेट के ऊपर जब सिट्रेट सिंथेज एंजाइम एक्ट करता है, एसिटाइल कोए की क्या करता है? एडिशन करता है। सो क्या होता है? कोए तो हट जाता है, बाकी ये जो हमारे पास बाकी के जो पार्ट था 2 कार्बन थे वो आके इसके ऊपर अटैच हो गए। अब देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। सो हमारे पास जो सिट्रेट है वो कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन गया। और अगर सिट्रेट में देखा जाए सो एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, दूसरा और तीसरा, देखो ना 3 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं? जब प्रेजेंट है इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया सिट्रेट। अब जब सिट्रेट के ऊपर एक एंजाइम जिसका नाम है एकोनिटेज वो एक्ट करता है, वो सिट्रेट को कन्वर्ट करता है सिस एकोनिटेज में। कैसे? अब देखो ये एकोनिटेज क्या करता है? ये इससे H2O की रिमूवल करता है। किस चीज की रिमूवल? H2O की। कैसे? देखो कार्बन नंबर 2 के ऊपर है हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 3 के ऊपर है OH, ठीक है। अब क्या होता है कि ये एंजाइम जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देके जाता है? कार्बन के हवाले करके जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। OH जब यहाँ से जाएगा सो वो क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। सो इस वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज? इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है। और इस वाले के ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस। H OH आपस में मिलकर क्या बना दिया इन्होंने? H2O बना दिया। H2O यहाँ से क्या हो गया? निकल गया, ठीक है। H2O यहाँ से क्या हो गया? निकल गया। अब पीछे अगर देखा जाए इसका मतलब क्या है? इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन ना। एक बॉन्ड के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया।
अब अगर देखा जाए इस स्ट्रक्चर को सेम है कि नहीं? हाँ प्यारे बच्चों, देख के बताओ। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, 2 और 3 के दरम्यान क्या है? डबल बॉन्ड। 2 और 3 के दरम्यान क्या है? डबल बॉन्ड। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, वैसे ही मैंने आगे स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है। तो जब हमारे पास इस वाले से ये एक H2O निकल जाएगा तो इससे क्या बन जाएगा? सिस इकोनिटेज बन जाएगा। क्या बन गया? इससे सिस इकोनिटेज बन गया विद द रिलीज ऑफ H2O। डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूं तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 हमारे पास है सिट्रेट सिंथेज। स्टेप 1 के अंदर क्या हुआ? ऑक्सिलरी सिट्रेट कन्वर्ट हुआ सिट्रेट के अंदर। स्टेप 2 क्या है? एकोनिटेज। ये आपने ना बड़ा प्यारा प्यारा करके लिख देना है, ठीक है? अब चूंकि बोर्ड पे स्पेस कम है और टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, मैं एक एक स्टेप को नहीं लिख सकता, मैं बयान कर देता हूँ आपके सामने, बाकी आपने लिख देना है, ठीक है प्यारे बच्चों? सर आप भी हमारी उम्र के और हमें बच्चे बोल रहे हैं। खैर है, होता रहता है। अच्छा, सिस इकोनिटेज बन गया। स्टेप 2 के अंदर क्या बना हमारे पास? सिस इकोनिटेज। अब एक दूसरा एंजाइम है जिसका नाम इकोनिटेज है, वो क्या करेगा? दोबारा से एक H2O की एडिशन करवा देगा। लेकिन फर्क क्या है? इस H2O की एडिशन में जो OH का फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन नंबर आया 2 पे, H आया कार्बन नंबर 3 पे। अगर यहाँ पे देखा जाए कार्बन नंबर 2 के ऊपर है H, कार्बन नंबर 3 के ऊपर है OH, मतलब कहानी यहाँ पे क्या होगी? उल्टी होगी। 2 के ऊपर H, 2 के ऊपर OH, 3 के ऊपर H, 3 के ऊपर OH। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों बिल्कुल सेम है। फर्क किसका है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और OH का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों आपस में क्या है? इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? सेम है। और जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है उनको नहीं, जिनका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये सिट्रेट, जो हमारे पास सिट्रेट है ये, और आइसोसिट्रेट, दिस टू आर आइसोमर। आइसोमीन सेम। आइसो किसको कहते हैं? सेम को कहते हैं। सो हमारे पास स्टेप 3 के अंदर इकोनिटेज ने क्या किया? क्या बना दिया? आइसोसिट्रेट बना दिया। अब क्या होगा? बहुत आसान सी कहानी है। गिनो इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। एक एंजाइम है जिसका नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। डी मतलब रिमूवल, जो क्या करेगा? रिमूव करेगा। वो एंजाइम क्या कर रहा होता है? इससे CO2 को हटा देता है। इससे क्या कर रहा होता है? CO2 को हटा देता है। अब लेट सपोज ये कार्बन नंबर, ये जो था, ये दोनों यहाँ से क्या हो गए? हट गए। CO2 यहाँ से क्या हो गया? हट गया। अब जब ये CO2 यहाँ से निकलेगा तो क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके निकल जाएगा। CO2 जब निकला तो पीछे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? कार्बन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज? चलो मैं निकाल ही देता हूँ। कार्बन के ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया, ठीक है? अब क्या होगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एक साइड से तो ये CO2 को निकाल रहा है, साथ साथ में ये क्या कर रहा होता है? NAD+ के ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन भी कर रहा होता है। मतलब NAD+ की क्या कर रहा होता है? रिडक्शन कर रहा है। तो एक हाइड्रोजन इसने क्या कर दिया? यहाँ से निकाल लिया। और जब हाइड्रोजन निकल रहा होता है तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाता है। अब ऑक्सीजन के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पे कूद जाएंगे, यहाँ पे बना देंगे डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड। जिस लम्हे ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद कार्बन बनाएगा। अब अगर देखा जाए कार्बन के 5 बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है, तो कार्बन क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के हवाले कर देगा और हाइड्रोजन से कहेगा कि निकल जाओ। हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया? इन दोनों इलेक्ट्रॉन के निकल के लेके निकल गया। अब इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? आके इस वाले के साथ क्या कर देगा? बॉन्ड बना देगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इसको देखो, इसको देखो, सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम है। सो हमारे पास आइसोसिट्रेट से क्या बना? अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना। अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना। क्या बना? अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या रिमूव हुआ? एक CO2। क्या बना साथ में? NADH की फॉर्मेशन हुई। मैं दोबारा से इसको यहीं पे लिख देता हूँ, नीचे वैसे भी बना हुआ है, सो यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड विद O नेगेटिव। सो हमारे पास स्टेप 4 के अंदर क्या हुआ? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ने क्या बना दिया? अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, अल्फा कीटो ग्लूटरेट के साथ क्या होता है। अब एक एंजाइम है जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, इस एंजाइम ने क्या करना है? इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करना है। पहली बात तो क्या है? यहाँ से एक CO2 को निकाल लेना है। ये CO2 को, इस CO2 को यहाँ से क्या कर देना है? निकाल लेना है।
सो पहली बात क्या हुई है कि यहाँ से CO2 निकल जाएगा, क्लियर हुआ ये बात। साथ ही साथ में एक हाइड्रोजन को भी यहाँ से क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। हाइड्रोजन कैसे रिमूव होगा, अच्छा एक तीसरा काम कर रहा होता है, वो काम ये है कि यहाँ पे ये एडिशन कर रहा होता है सक्सिनाइल CoA की, HS CoA की, ठीक है, एडिशन कर रहा होता है HS CoA, देखो HS CoA। यहाँ पे क्या होता है, ये H इससे हट गया, H को मैं दूर करके लिखता हूँ प्लस की फॉर्म में, बाकी ये सारा माइनस की फॉर्म में क्या हो गया, रह गया। अब क्या होता है कि जब ये CO2 यहाँ से जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने साथ लेके चला जाएगा। CO2 यहाँ से क्या हो गया, निकल गया, पीछे कार्बन के ऊपर है प्लस चार्ज, इस कार्बन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज, ये वाला अटैक कर लेगा इस कार्बन के ऊपर, सो क्या बन जाएगा, सल्फर CoA कार्बन के ऊपर आके लग गए। यहाँ तो कोई मसला नहीं। पीछे हमारे पास इसके साथ का जो हाइड्रोजन है ना, देखो मैंने क्या कहा था, HS CoA आके एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके साथ का जो बाकी हाइड्रोजन था, ये NAD+ के साथ मिलके इसने क्या बना दिया, NADH बना दिया। बात समझ में आई कि नहीं, CO2 निकला, HS CoA आया, उसमें से S CoA तो लग गया इस कार्बन के साथ, पीछे जो H बाकी था वो NAD+ के साथ मिलके क्या बना दिया उसने, NADH बना दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल बना है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सक्सिनाइल CoA कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सक्सिनाइल CoA कहते हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है, वो क्या करेगा, वो एक तो पहले फॉस्फेट की एडिशन करवा रहा होता है, किसके ऊपर, GDP के ऊपर, GDP ग्वानिन डाइफॉस्फेट। ये भी हमारे पास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है ATP की तरह। GDP का मतलब यहाँ पे फॉस्फेट कितने, 2 हैं, एक जब तीसरा फॉस्फेट साथ में अटैच हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, GTP बन गया। GTP और ATP आपस में क्या है, सेम ही समझो इनको, ठीक है। हमारे पास क्या बन गया, GTP बन गया, और साथ ही साथ में इससे CoA और ये CoA की एडिशन हुई थी, ये दोबारा इससे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, दोबारा इससे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब हमारे पास वाटर आया, देखो इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करो, हमारे पास आया HOH, ठीक है, इसकी ब्रेकडाउन हुई, H इससे H जो था वो किसने लिया, S CoA ने ले लिया, तो हमारे पास वही जो मॉलिक्यूल आया था वो दोबारा से बन गया, पीछे क्या रह गया, OH रह गया। ये OH जो होगा ना, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि ये तो निकल गया, तो पीछे कुछ नहीं बचा, तो पीछे इस कार्बन के ऊपर क्या लग गया, आके OH लग गया। बाकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो बाकी स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है, वो क्या करेगा, वो ऐसा करेगा, डिहाइड्रोजनेज का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का निकाल देना। सो इस स्ट्रक्चर से हाइड्रोजन को निकाल लेगा। कहाँ से निकालना है, देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4। अच्छा डियर स्टूडेंट, 2 CO2 निकल गए, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से 2 CO2 क्या हो गए, निकल गए। सो पीछे कितने कार्बन के रह गए, 4 कार्बन के रह गए। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3 से। पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3 से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की रिमूवल हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट क्या हुआ कि पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3 से हाइड्रोजन क्या हो गए, निकल गए। जब हाइड्रोजन निकलेंगे तो वहां पे क्या बनेगा, हाँ डियर स्टूडेंट, पोजीशन नंबर 1 अगर इसको कंबाइन देखा जाए, देखो ये क्या बना हुआ है, इससे H को रिमूव कर दो, क्योंकि एंड पोजीशन के ऊपर जो हमारे पास उसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज शो कर रहे हैं, ये ऐसे C डबल बॉन्ड विद O नेगेटिव, इसको लिखो C डबल बॉन्ड विद O नेगेटिव, ठीक है। जो हमारे पास सक्सिनेट होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन ने यहाँ से निकल जाना है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कार्बन नंबर 2 से एक निकला, एक कार्बन नंबर 3 से निकला। मैं कहता हूँ कि इस वाले कार्बन ने क्या किया, इससे दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में निकला, एक माइनस की फॉर्म में निकला, एक प्लस की फॉर्म में, एक माइनस की फॉर्म में। यहाँ पर से मिलके इन्होंने क्या किया, ये मिले FAD प्लस के साथ, किसके साथ, FAD प्लस के साथ। ये भी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, इसको आगे मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। 2 हाइड्रोजन FAD प्लस ने ले लिए पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3 से, क्या बन गया, FADH2 बन गया, FADH2। देखो लेट्स सपोज ये हमारे पास वही मॉलिक्यूल है, देखो इससे निकला, इसने अपना हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया है और हाइड्रोजन को छोड़ा है, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में रह गया, प्लस फॉर्म में। दूसरे ने क्या किया है, हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो हाइड्रोजन माइनस फॉर्म में। इन दोनों ने, ये दोनों किसके साथ गए, FADH2 के साथ पास गए। पीछे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे बना देंगे डबल बॉन्ड। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर अभी दिख रही है ना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्यूमरेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूमरेट कहते हैं, ठीक है। एंजाइम यहाँ पे कौन सा था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फ्यूमरेज एक एंजाइम है, वो एक्ट कर रहा होता है, और वो क्या करता है, वो H2O की एडिशन करता है।
यहाँ से 2H निकले थे, इनकी जगह पे वो क्या कर देगा, H2O की एडिशन कर देगा। एक पोजीशन पे OH की, दूसरे पे किसकी, H की। इस वाले पोजीशन पे OH की एडिशन की, इस वाले के ऊपर किसकी एडिशन की, H की एडिशन की। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, मेलेट कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया, मेलेट की फॉर्मेशन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, कौन सा, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज रिमूवल करेगा, डी मीन रिमूवल, किसकी, हाइड्रोजन की। सो क्या होगा कि इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन की अब रिमूवल होनी है। अब यहाँ से क्या होना है, हाइड्रोजन की रिमूवल होनी है। सो जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है ये भी हट जाता है, इसकी भी रिमूवल हो जाती है, नहीं बल्कि ये तो अपनी जगह पे, और इस हाइड्रोजन की क्या हो गई, रिमूव हो गई। यहाँ से 2 हाइड्रोजन मजीद क्या हो गए, रिमूव हो गए। अब पीछे क्या रह गया, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन रह गया। इस कार्बन के साथ क्या रह गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर है ऑक्सीजन, देखो ये OH था ना, हाइड्रोजन जब जा रहा होता है तो ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो वो क्या करेगा, इससे दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा। सो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे बना देंगे डबल बॉन्ड। सो कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। सो इस बार ये 7 वाला जो हाइड्रोजन थे यहाँ से क्या हो गया, निकल गया, ये स्ट्रक्चर बन गई। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑक्जेलो एसीटेट कहते हैं। अब ऑक्जेलो एसीटेट दोबारा से एंटर होगा, ये पूरा सारा का सारा क्या हो जाएगा, साइकिल चलता रहता है। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। होप कि आपको इन स्ट्रक्चर की समझ आई होगी। इनको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप जितनी बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको क्लियर होता जाएगा। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बोरिंग नहीं है, बस ये है कि प्रैक्टिस आपने बार बार करनी है इसके ऊपर। इसको समझ के याद करो, ज़्यादा अच्छा है। अपने माइंड को रटी हुई चीज़ों के ऊपर आदी ना करो, इससे माइंड कमज़ोर हो जाता है। ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, एज ए मेडिकल स्टूडेंट मैं खुद इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। वो चीज़ कि जिसका मुझे रीज़न पता ना हो वो मुझे परेशान कर देती है। सो आपको भी ऐसा होना चाहिए, हर एक चीज़ की रीज़न में जाओ, देखो क्या है, मतलब क्यों भाई इसको हम क्यों रट्टा लगाएं, सिट्रेट से हमारे पास आइसोसिट्रेट बनना है, क्यों रट्टा लगाएं जब रियलिटी में चीज़ है तो उसको हम लोग दिखा क्यों नहीं रहे। सो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया डियर स्टूडेंट। ओके डियर स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को।